जी मनोहर मनोज जी। गुलशन सैफी जी भी को भी आमंत्रित करता हूं। आरजेएस पॉजिटिव के सभी सहभागियों को नमस्कार, जय हिंद। आरजीएस पॉजिटिव मीडिया के इस मंच पे तो जैसा कि मन्ना जी ने कहा कि आगामी 13 फरवरी को मारवा स्टूडियो में एक बहुत बड़ा मीडिया का समागम होने जा रहा है। उसमें आरजेएस पॉजिटिव को भी जो स्लॉट मिला है उसमें इस विषय पर परिचर्चा होगी कि कैसे मीडिया को आज के परिप्रेक्ष्य में उसको अन्वेषित किया जाए, फिर से उसकी खोज की जाए। तो मीडिया जो है, ये कहने की आवश्यकता नहीं कि हमारे लोकतंत्र का अघोषित रूप से नहीं, मतलब कि आप उसको कहें कि परंपरागत रूप से चौथा अंग है, घोषित तौर पे चौथा अंग है, भले संवैधानिक और वैधानिक तौर पे ना हो। मीडिया जो है वह एक अपने आप में एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है। मीडिया जो है अपने आप में कई समाज के लोगों के लिए एक मिशन है। मीडिया जो है वो इस लोकतंत्र में चेक एंड बैलेंस का एक बहुत बड़ा ऑर्गन है। तो मीडिया जो है कई लोगों के लिए जो है उनके लिए एक पब्लिसिटी भी है। तो कई लोगों के लिए जो है एक ऐसा मंच है जो उनको बिल्कुल दीवाना बना करके समाज के तमाम सूचना, जानकारी, विचार और मनोरंजन के लिए उन्हें हमें सदैव तत्पर किए रहता है। तो सही बात है कि हम हर व्यक्ति कोई ना कोई दौर में जीते हैं। तो आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, अलग अलग वय के और अलग अलग पीढ़ी के लोग, तो उसके सामने जो मीडिया का जो मौजूदा परिदृश्य है वह दिख रहा है कि किस तरीके से जो मीडिया का ऐतिहासिक सफर प्रिंट से शुरू हुआ और प्रिंट के कई अलग अलग आयामों से गुजरा। प्रिंट के बाद फिर दृश्य और श्रव्य माध्यम टेलीविजन के दौर से गुजरा, और उस टेलीविजन के दौर में भी अलग अलग तरीके के परिवर्तन हुए। जैसे कि हम रेडियो की बात करें तो उसमें शॉर्ट वेव, मीडियम वेव और एफएम बैंड का दौर गुजरा। अगर टेलीविजन की बात करें तो उसमें टेरेस्ट्रियल, सैटेलाइट, फिर जो है डिजिटल, उसका दौर चला। और फिर जो है फिर उसके बाद आज का जो दौर है वो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से साइबर और डिजिटल मीडिया का दौर चल रहा है। और उसके एक नए अंग, हम कन्वेंशनल मीडिया के सामने एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया का दौर है। और सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं तो उसके सामने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जिसका नाम बदलकर एक्स हो गया है, और यूट्यूब, तो ये सोशल मीडिया के नए नए प्रतिमान है। तो हमने देखा कि जो मीडिया की जो ये विकास यात्रा रही वो संगठनात्मक रूप से और तकनीकी तौर पे अलग अलग तरीके से गुजरती गई। और मीडिया में तो हमेशा तकनीकों की परीक्षा होती है। अगर हम चौथे खंबे के नजरिए से मीडिया की बात करें तो पहला तीन खंबा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अपने अपने एक बिल्कुल क्लासिकल दस्तूर से चला करता है। उसमें बहुत सारा परिवर्तन नहीं होता है, थोड़ा बहुत लाइफ स्टाइल का परिवर्तन हो। लेकिन मीडिया में तो हर 10 साल पर नई तकनीक की परीक्षा होती है। अगर आप मीडिया में काम करने वाले हैं या मीडिया के आप एंटरप्रेन्योर हैं, तो आपको अलग अलग तकनीकों के दौर से गुजरना है, अपने आप को उसमें प्रशिक्षित करना है, उसमें आपको अपना बिजनेस मॉडल खोजना है, उसमें आपको अपने लोकतंत्र के अधिकारों को एक तरह से उसमें उपयोग करना है, उसमें आपको अपना स्पेस और अपना हर चीज जो है विकसित करना है, आपका नजरिया, आपका मोडस ऑपरेंडी ऑफ कम्युनिकेशन। और कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि मीडिया का काम एक पब्लिक ओपिनियन बनाना है, जनमत का निर्माण करना है। अब वह एक मीडिया जो है वो एक पब्लिसिटी ऑर्गन के रूप में भी यूज किया जाता है। मीडिया जो है एक स्वतंत्र और स्वच्छ ओपिनियन बनाने के काम में आता है। मीडिया, जैसे कि एक बहुत बड़े मीडिया लेखक सुरेश पचौरी के शब्दों में कहे तो यह दो तरीके के घोड़े के रथ पर सवार होता है। एक जो है सूचना का घोड़ा और दूसरा है मनोरंजन का घोड़ा। तो वह एक आपस में अलग अलग
वो चीजें चलती हैं अपने आप से। लेकिन इन सारे चीजों के बीच में मीडिया से किस तरीके की बात की जाए, जैसे कि आमतौर पे मीडिया के जो सार्वजनिक विमर्श होते हैं उसमें दो ही तरह की चर्चा होती है कि मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका थी, खास करके आजादी काल का हवाला दिया जाता है, और आज वह मीडिया अपने रास्ते से भटक गई है। लेकिन मुझे लगता है कि यह एक तरह से ये एक नाकाफी है। मीडिया के सर्वांग बिंदुओं पर, मीडिया के सारे पहलुओं पर पूरे तौर पर एक विसर विमर्श की जरूरत है। और इसीलिए मन्ना जी के आरजेएस पॉजिटिव ने जो ये सब्जेक्ट तय किया है, री इन्वेंटिंग जर्नलिज्म इन प्रेजेंट एरा, मुझे लगता है बड़ा ही मुफीद है। इसमें हर तरीके के सवालों पर विमर्श हो, मीडिया की तकनीक, मीडिया की संवैधानिक स्थिति, मीडिया की वैधानिक स्थिति, मीडिया का जो पेनिट्रेशन है पब्लिक ओपिनियन बनाने में वो किस हद तक है, मीडिया की निष्पक्षता, मीडिया की वस्तुनिष्ठता, मीडिया की सच्चाई और अच्छाई के साथ चलना, मीडिया की ऑब्जेक्टिविटी। तो ये कई सारे सवाल हैं जिस पर कि हम सारे मीडिया नवीसों को, अखबार नवीसों को, सहाफियों को ये तय करना होगा। हमें यह तय करना होगा कि जो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और मीडिया की आइडियोलॉजी, लगता ही नहीं है कि उसके बीच कोई विभाजन रेखा हो, आज अपने आप में दूर एक तरह से मिट गई है। लगता है कि हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को ही एक अलग रूप में हम रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। जो एक खास राजनीतिक आइडियोलॉजी के समर्थन में काम कर मीडिया में अपने आप को संतुष्ट महसूस करते हैं, वह भी इस बात का दावा करते हैं कि हम तो राजनीति नहीं मीडियाबाजी कर रहे हैं। लेकिन उनके सोच, विचार और कर्म में वह पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ही साफ साफ रिफ्लेक्ट होता दिखाई पड़ता है। तो हमें यह तय करना होगा कि मीडिया की भी अपनी आइडियोलॉजी है, और मीडिया की आइडियोलॉजी क्या है। सूचना और जानकारी और मनोरंजन प्रदान करना तो है ही, लेकिन उसकी जो कसौटी है वो कसौटी है सत्य की, वह कसौटी है तथ्य की, वह कसौटी है कथ्य की, वह कसौटी है व्यापक समाज के व्यापक हित में काम करने की, वह कसौटी है हर तरीके के अन्याय, अत्याचार, हर तरीके के दुराचार, कदाचार, व्याभिचार, क्या बोलते हैं, जितने चार हैं, भ्रष्टाचार, तो इन सब के खिलाफ एक तरह से लड़ने की, और समाज के सर्वहारा वर्ग, समाज के वंचित वर्ग, समाज के शोषित वर्ग, समाज के उपेक्षित वर्ग, समाज के वंचित वर्ग, समाज के दलित वर्ग के हितों की आवाज उठाने की जो है दायित्व जो है मीडिया का है। मीडिया हमेशा समाज के कमजोरों के हक में होता है और समाज के शोषकों के खिलाफ जो है वो अपनी बात कहता है। लेकिन उसके अपने एक तरीके हैं, एक मोडस ऑपरेंडी है कि हम कोई भी मतलब कि न्यूज या लेख या इंटरव्यू या कोई भी रिपोर्टाज या कोई भी प्रेजेंटेशन, वह उसमें किसी तरीके की कलरिंग नहीं होगी। वह कुल मिलाकर के वह हूबहू चीजों को सामने कम्युनिकेट करना, रखना, और उसके लिए लोगों को मतलब कि विचार उत्तेजित करना और गुमराह नहीं करना, सही राह पर ले जाना, सही सन्मार्ग पर ले जाना, और कुल मिलाकर के एक लोकतंत्र के प्रहरी का जो तो दायित्व जो है वो सबसे प्राथमिक दायित्व है, जिसको वॉच डॉग ऑफ द डेमोक्रेसी कहते हैं। और चौथे खंबे को सबसे पहले हमें ये डिफाइन करना होगा कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की तरह मीडिया का जो चौथे खंबे का स्टेटस है वह संवैधानिक नहीं है, वो वैधानिक नहीं है, हमें उसे संवैधानिक और वैधानिक बनाना होगा। कई सारे जब ये सवाल किया जाता है तो हमारे मीडिया के लोग ही कहते हैं कि उससे क्या हो जाएगा, तो हमें ये लगता है कि उससे बहुत कुछ हो जाएगा। उससे मीडिया के जितने सवाल हैं, मीडिया की जितनी समस्याएं हैं, चाहे आप मीडिया अगर उद्यमी है, बतौर मीडिया उद्यमी आपको जितनी समस्या का सामना करना पड़ता है, और यदि आप मीडिया कर्मी है तो बतौर मीडिया कर्मी आपको जितनी समस्या का सामना करना पड़ता है। यदि आप लोकतंत्र में बिल्कुल बिलीव करते हैं तो लोकतंत्र के मतलब कि हितैषी के रूप में जितनी मीडिया की जनित समस्या है, ये सारी समस्याओं का समाधान मीडिया को संवैधानिक दर्जा देने में छिपा हुआ है। हमें ये जानना होगा कि मीडिया एक इंडस्ट्री के रूप में अगर आप पूरी इसकी विवेचना करें
तो ये अन्य उद्योगों की श्रेणी में भी नहीं फिट बैठता, क्योंकि उद्योग का ये दस्तूर है कि कोई भी उद्योग लागत और उसकी आमदनी के बीच में एक मार्जिन उसके आधार पर चलता है। लेकिन हम सबको मालूम है कि मीडिया में जो टोटल परोसने के जो खर्चे आते हैं उसकी आमदनी से कई गुना ज्यादा होता है। आमदनी का कोई तौर तरीका परिभाषित नहीं है कि अखबार बेच के या पत्रिका बेच कर कितना पैसा आप लेंगे। पता चला कि 5 रुपए में आप बेचते हैं, 55 रुपए आपको खरीद में आ जाता है। अगर आप टेलीविजन प्रोग्राम बनाते हैं तो पे चैनल बना करके, एक तो आप जल्दी पे चैनल बनेंगे नहीं क्योंकि बाजार में प्रतियोगिता बहुत है, लेकिन खर्चे उसके तुलना में कई गुना ज्यादा आ जाएंगे। फिर आपका यह है कि सूचना के बरक्स जो है, आप विज्ञापन जो आप उसमें परोसते हैं वो विज्ञापन आपको सीधे आमदनी करता है। तो विज्ञापन को लेकर के कोई एक स्पष्ट नीति नहीं है कि कोई मीडिया अगर प्रिंट है तो इतना % उसका स्पेस समाचारों के लिए होगा, विचारों के लिए होगा, और इतना % स्पेस जो है विज्ञापन के लिए होगा, ये कोई तय नहीं है। और विज्ञापनों के हितों के मुताबिक संपादकीय हितों की भी एक तरह से परिपाटी बदला करती है। इसी तरीके से यदि आपका मीडिया दृश्य और श्रव्य माध्यम है तो कितना टाइम स्लॉट विज्ञापन के लिए होगा और कितना न्यूज के लिए होगा, इसकी कोई स्पष्ट रेखा नहीं है। तो अगर हम भारत के नजरिए से बात करें, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और अगर हम उसको सबसे रोबोस्ट डेमोक्रेसी के रूप में देखते हैं, तो हमें लगता है कि तमाम सुधारों, चाहे वो चुनाव सुधार हो, चाहे वो राजनीतिक दलों के भीतर का सुधार हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म हो, उसके साथ साथ मीडिया के भी सुधारों की एक तरह से कई जरूरत आन पड़ती है। और जब मीडिया के सुधारों की बात आती है तो मीडिया को निष्पक्ष बनाना, मीडिया को वस्तुनिष्ठ बनाना, मीडिया को बिल्कुल एक न्यायपालिका की तरह एक ऐसी अथॉरिटी देना जिस पर यह टैग न लगे कि वो किसी पार्टी विशेष के हित में या उसके विरोध में काम कर रहा है। तो हमें मीडिया को एक अलग वो गरिमा, वो स्पेस, वो एक अथॉरिटी, उसका एक सोवेरेंटी कह सकते हैं, उसको आपको अलग प्रदान करना होगा, जिसमें मीडिया भी अपने आप को आत्मनियंत्रित करे, आत्मनिरीक्षण करे, और साथ साथ मीडिया को कोई व्यक्ति या कोई संस्था, कोई अन्य अंग ज्यादा हाईजैक न कर सके, अपने ताकत के बल पे, अपनी धन सत्ता के बल पे, अपनी राजनीतिक सत्ता के बल पे, अपने कानूनी सत्ता के बल पे। और कुल मिलाकर के जो मीडिया के लोग के फील्ड में जो लोग करियर बनाते हैं, जो अलग अलग तरीकों में अलग अलग वजहों से काम करते हैं, लाखों लोग, उनके हितों की सुरक्षा मीडिया के संवैधानिक दर्जे में छिपा है। चाहे वो प्रोफेशनल सुरक्षा हो, चाहे वो लाइवलीहुड की सुरक्षा हो, चाहे उनके सोशल सिक्योरिटी हो, चाहे उनके अपने कल्याण हो, चाहे वो लोकतंत्र के तमाम लोगों के हितों की आवाज उठाने की बात हो। तो कुल मिलाकर के एक पूरा जो परिदृश्य है, री इन्वेंटिंग अगर जर्नलिज्म की बात आती है, तो री इन्वेंटिंग जर्नलिज्म में जो पहला जो मुद्दा जिस पर नजर जाता है वो ये कि मीडिया को हम संवैधानिक दर्जा दें। और दर्जा देने की बात ये नहीं कि जो मीडिया का जो मौजूदा मॉडल है वो उसमें बिल्कुल कोई उठापटक हो जाएगा, उथल पुथल हो जाएगा, ऊपर का नीचे हो जाएगा। कई लोग जो इस पे विस्तृत रूप से इस पर नहीं समझ पाते हैं, वो कहते हैं कि क्या ये सरकार के दायरे में आएगी। तो सबसे पहले कि सरकार नियंत्रित मीडिया और संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त मीडिया, दोनों में बुनियादी फर्क है। भारत सरकार या राज्य सरकारों का भी अपना मीडिया वेंचर होता है। कई राज्य सरकारें अपनी पत्रिकाएं निकालती हैं, भारत सरकार भी कई पत्रिका निकालती है, कई टेलीविजन चैनल निकालती है, कहीं रेडियो होता है। तो वो कहा जाता है कि गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मीडिया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन भी तकनीकी तौर पर गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है, एक अलग से आयोग बना हुआ है, विच इज कॉल्ड प्रसार भारती आयोग। लेकिन ये बताया जाता है कि गाहे बगाहे ये सरकार के नियंत्रण में होते हैं। संसद अपने आप में विधायिका बिल्कुल एक स्वयंभू, स्वतंत्र और अलग है। और उन्होंने अपना मीडिया वेंचर शुरू किया, पहले लोकसभा टीवी के नाम से, फिर राज्यसभा टीवी के नाम से, अब दोनों को एक बनाकर के संसद टीवी कर दिया गया। वह भी संसद के प्रतिमानों के अनुकूल नियंत्रित न होकर अब कहीं ना कहीं सरकार और कार्यपालिका के नियंत्रण में आ गई। तो इसके अलावा जो सैटेलाइट के थ्रू है वो प्राइवेट मीडिया है, तमाम अखबार है। इसमें कई मीडिया प्रतिष्ठानों का अपना बिजनेस मॉडल भी डेवलप हुआ है, और वो आज से नहीं, करीब 100, 200 और 300 सालों तक का भी पुराना है। आज के तारीख में सरकारें जो है वो अपना रोल अदा करती हैं रजिस्ट्रेशन के जरिए, आरएनआई के जरिए तमाम अखबार पत्रिकाओं को एक तरह से रजिस्ट्रेशन दिया जाता है।
डीएवीपी के जरिए कई मीडिया प्रतिष्ठानों को कितना ऐड उनकी दरें दी जाए और कौन सी सरकारी विज्ञापन दिया जाए, यह तय किया जाता है। भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय कार्यपालिका के बतौर लोकतंत्र के इस चौथे खंभे को नियंत्रित करता है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से लोकतंत्र का तीसरा अंग न्यायपालिका को भारत सरकार का विधि और न्याय मंत्रालय अपने अपने तरीकों से, प्रशासनिक तरीकों से उन्हें नियंत्रित करता है। कि कॉलेजियम होने के बाद जब न्यायाधीशों की नियुक्ति की लिस्ट जब जजों की कॉलेजियम ही दे देती है, लेकिन उसे एमओपी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीड्यूर के जरिए विधि और न्याय मंत्रालय जजों की नियुक्ति को एक तरह से अंतिम रूप देता है। तो हमें ये समझना होगा कि हमारे सिस्टम में मीडिया का पूरा तौर पे स्थान क्या है। दोस्तों आप जानते होंगे कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया मीडिया एथिक्स के लिए काम करता है कि मीडिया में जो समाचारों का जो संकलन और प्रस्तुतिकरण होता है वह किसी नियम, किसी नैतिकता, कोड ऑफ एथिक्स के तहत किया गया या गैर जिम्मेवार तरीके से किया गया या किसी का चरित्र हनन किया गया या वो कॉन्कॉक्टेड है, तो इन चीजों का संज्ञान लिया जाता है, लेकिन उसकी भी कोई इफेक्टिवनेस इस तरीके से दिखाई नहीं पड़ती है। तो कुल मिलाकर के सरकार की जो 2-3 एजेंसियां हैं, जैसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है जो कि भारत सरकार की सारी खबरें रिलीज करती हैं फॉर ऑल द एग्जिस्टिंग एंड ऑपरेटिंग मीडिया, तो उससे जो है खबरों का स्रोत आता है। लेकिन जब हम अखबारों में या टेलीविजन चैनलों में जाते हैं तो हर आने वाली खबर की अलग से विवेचना की जाती है, उसको एक तरह से नए तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें कुछ ऐड किया जाता है, कुछ वैल्यू एडिशन किया जाता है और ये बताया जाता है कि मीडिया की ये अपनी एक तरह से सोर्स क्या है या न्यूज कहाँ से आया या उसको कैसे प्रेजेंट किया गया, किस तरीके से पैकेज बनाया गया, ये मीडिया का अपना दायित्व है, मीडिया का अपना एक विशेषाधिकार है। लेकिन हमें ये लगता है ये ऐसा कोई विशेषाधिकार नहीं है जिससे कि मीडिया बहुत निखर जाता है और समाज जो है वो बड़ा धन्य हो जाता है। अगर हम बात का बतंगड़ बनाते हैं, तिल का ताड़ बनाते हैं, बियॉन्ड प्रोपोर्शन किसी चीज को प्रेजेंट करते हैं, तो मैं इसे कोई मीडिया का बहुत बड़ा फंडामेंटल राइट नहीं मानता हूं। हमें लगता है कि चीजों को हूबहू दिखाना, पूरी ऑब्जेक्टिविटी और सच्चाई से दिखाना और समाज के जितने जुल्म, अत्याचार, अनाचार और भ्रष्टाचार और जितनी तरीके की गैर बराबरी और मजलूमों के खिलाफ जो शोषण हो रहा है या हैव के द्वारा जो हैव नॉट्स का शोषण हो रहा है, उन चीजों को बिल्कुल पर्दाफाश करना बिना समझौते से वो मीडिया का सबसे बड़ा धर्म है। आजकल मीडिया में एक और मीडिया के जब भ्रष्टाचारों की बात आती है तो एक टर्म आता है कि ब्लैकमेलिंग करना, मीडिया नवीसों के द्वारा लोगों की ब्लैकमेलिंग करना कि ये हम खबर छापेंगे और ये खबर हम छिपाएंगे। इन दोनों के तहत जो ब्लैकमेलिंग की जाती है, इसके अलावा कॉन्कॉक्टेड न्यूज दिया जाता है जिसमें कि गैर जिम्मेवार और गैर उत्तरदायी मीडिया हो जाता है। समाज के, लोकतंत्र के और देश की जो सबसे प्राथमिकता वाली जो खबरें हैं, प्राथमिकता वाली जो कवरेज है, उसे इग्नोर करके बाजार जनित और अपने फायदे को लेकर के कवरेज को प्रायोरिटी बनाना, ये सारी चीजें बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के प्रभाव में आके सरकारों का ड्रम बीटर बन जाना, उनका ढोल और नगाड़े बजाने का काम करना, सरकारों का चीयर लीडर बन जाना, न केवल केंद्र सरकार बल्कि बहुत राज्य सरकारें भी इसको लेकर के भारतीय लोकतंत्र में बदनाम हुई हैं। अगर किसी ने अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देकर किसी राजनेता का कार्टून बना दिया या किसी भी राजनेता के चीजों का एक तरह से यशोगान नहीं किया, तो सरकारें उसके खिलाफ कार्रवाई करती हैं। और सरकारों का सबसे जो कमजोर तंतु दिखाई देता है कि उस अखबार का विज्ञापन बंद कर दो। हमें लगता है कि विज्ञापन सरकारों के डिस्क्रिप्शन पर तय नहीं होना चाहिए। विज्ञापन की एक बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट और एक स्टैंडर्ड नेशनल पॉलिसी होना चाहिए। इसीलिए ये जरूरी है कि जब री इन्वेंटिंग जर्नलिज्म की बात होती है तो हम सबसे पहले देश में एक मीडिया आयोग निर्माण करने की बात करें, जिसमें मीडिया में जितनी खबरें बनती हैं, जितने कवरेज होते हैं, उसकी पूरी ऑथेंटिसिटी और उसकी पूरी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता और प्रामाणिकता बिल्कुल तय हो। और यह भी तय हो कि मनगढ़ंतवाद मीडिया में कोई चीज ना हो, कोई चीज फ्रेम न किया जाए, कोई खबरें प्लांट न की जाए, किसी का मतलब कि पीआर यानी कि उनको प्रोजेक्शन न किया जाए,
उनका यशोगान न किया जाए, बल्कि मेरिट के आधार पर, सच्चाई के आधार पर और कुल मिलाकर के समाज की जरूरत के आधार पर, लोकतंत्र की मतलब की वाइब्रेंसी के आधार पर हम मीडिया के लोग ये काम करें। हमें ये कभी डर न लगे कि आज हमारी फायरिंग हो जाएगी और फिर जो है हमें अपने बिना किसी अर्हता के और योग्यता के हायरिंग हो जाएगी। हमें इस बात की सुरक्षा ना हो कि अगर हम किसी समाज के बहुत बड़े धन्ना सेठ के भ्रष्टाचार का हवाला देते हैं तो वह धन्ना सेठ हम पर हमला करे, हमें नौकरी से निकाल दे या हमें येन केन प्रकारेण जो है प्रताड़ना करे। हमें इस बात का, जब तक हम इससे निर्भय नहीं होंगे तब तक हम सही पत्रकारिता नहीं करेंगे। जब जी तक हम पर इस बात का नैतिक दबाव नहीं होगा कि हमें अपने रास्ते से नहीं भटकना, हमें मीडिया के एथिक्स से नहीं भटकना, हमें किसी के साथ जो है किसी भी तरीके का टॉर्चर नहीं करना। जैसे कि हमने कभी कई बार सुना कि कई सारी विजुअल, कई सारे सीन को लेकर के अखबार के और टेलीविजन चैनल वालों ने उनकी एक तरह से कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग की है, किसी का चरित्र हनन किया है। तो ये कई सारे सवाल हैं जो री इन्वेंटिंग जर्नलिज्म को लेकर के उठते हैं, जिसमें संविधान की, विधान की, सरकार की, मीडिया बिरादरी की और कुल मिलाकर के समाज के उन तमाम इदारों की ये जरूरत है कि मीडिया को एक रोबस्ट फॉर्म दिया जाए। क्योंकि मीडिया, मुझे लगता है कि लोकतंत्र का एक ऐसा अंग है जो इंस्टेंट रिलीफ देता है, क्षण भर में रिलीफ देता है। न्यायपालिका में जाएंगे तो वर्षों तक फैसले का इंतजार होता है। कार्यपालिका जो है अपने पॉलिटिकल मास्टर के हितों को ध्यान में रख करके कोई काम करती है और विधायिका केवल अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी और अपने वोटर्स को ध्यान में रख करके कोई हित का फैसला करती है। ऐसे में निगाहें हमारी मीडिया पर जाती हैं, जिस मीडिया के लिए हमें कोई बड़ा व्यापक स्पेस हमें नहीं दिखाई पड़ता है। इसलिए री इन्वेंटिंग जर्नलिज्म जो आरजेएस पॉजिटिव ने अपने मंच पर उठाया है, उसे लेकर के मीडिया के अनेक सवाल उभरते हैं और जिसको सही ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ती है। उदय जी धन्यवाद। मनोहर मनोज जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इकोनॉमिक इंडिया के संपादक हैं और 13 फरवरी को आप सभी जो लोग जुड़े हुए हैं वो मारवा स्टूडियो नोएडा में ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म के 3 दिवसीय समारोह में भाग लेंगे और पुस्तक लॉन्च होगा और गुजरात यात्रा का बैनर लॉन्च होगा, नेशन वाइड टू वर्ल्ड वाइड। ये 10वां राज्य गुजरात होगा जहां पर आरजेएस की टीम जो है वो ये 10 दिनों की यात्रा पर जा रही है 24 फरवरी से। तो 13 फरवरी को लेकर ये चर्चा हो रही है, जहां मनोहर मनोज जी भी आमंत्रित हैं, संपादक हैं इकोनॉमी इंडिया के और ऑथर भी हैं, आपका आरजेसियन है। और अभी बिजॉन मिश्रा जी की बैठक जो हुई थी दिदेवार जीवन ज्योति में इंश्योरेंस पर को लेकर, वहां भी आप फिजिकल भी उपस्थित थे। तो मनोहर मनोज जी आपको सादर आमंत्रित। हाँ धन्यवाद। स्वागत। हाँ, तो स्वागत। ये बड़ी अच्छी बात है कि इस महा जर्नलिज्म के पत्रकारिता के इस महाकुंभ में जो वहां पर आयोजित हो रहा है मारवा स्टूडियो में, तो उसको लेकर के जो है ना पूर्व तैयारी हो रही है और हम लोग बड़े आतुर निगाहों से प्रतीक्षा कर रहे हैं उस आयोजन का कि देश के मीडिया पर कुछ मंथन हो, कुछ नए सवाल आए, कुछ एक नया मीडिया पर्सन में एक मतलब कि पब्लिक ओपिनियन बने कि मीडिया की पूरी जो मौजूदा जो दशा और दिशा है उसका भावी स्वरूप क्या होगा। और री इन्वेंटिंग जर्नलिज्म के तहत एक नहीं अनेकानेक सवाल आएंगे, चाहे वो मीडिया मालिक हो, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे मीडिया नीति हो, चाहे मीडिया का पूरा मौजूदा परिदृश्य हो, चाहे मीडिया का पूरा तकनीकी स्वरूप हो, चाहे वो मीडिया के तमाम जो है लॉज हो, मीडिया के तमाम इंस्टीट्यूशंस हो, मीडिया में लोकतंत्र के बीच में और मीडिया के बीच की जो सिनर्जी है उसे लेकर के हो। इन सब चीजों पर विचार करना होगा। हम मीडिया कर्मी लोग बड़े ही लिमिटेड दायरे में चीजों को सोचते हैं। जब कोई टॉपिक पर रिपोर्ट करते हैं, स्टोरी लिखते हैं, तब तो उस स्टोरी के सारे पक्षों को खंगालते हैं। लेकिन जब हम थोड़े अपने केवल मीडिया के बारे में जब सोचें तो मीडिया के अनेकानेक पहलू को सोचे, केवल यह न सोचे कि जहां हम काम करते हैं वहां वर्क एनवायरनमेंट क्या है, वहां मालिक और श्रमिक के बीच का रिलेशन क्या है, वहां मीडिया कर्मी, मीडिया मालिक और सरकार और साथ साथ सिस्टम, इन चारों के बीच के रिलेशन पर भी हम थोड़ी निगाह डालें।
और उस पर गौर फरमाएं और जानने का प्रयास करें कि कहाँ कमी है और कहाँ सुधारों की जरूरत है। अगर सुधार की जरूरत अपने हाथ में नहीं है तो कहाँ मांग उठाने की जरूरत है, कहाँ आवाज देने की जरूरत है। कम से कम हम चीजों को तो पहले समझें, चीजों को पहले समझें, स्पेसिफाई करें, सिग्निफाई करें और फिर उसको लेकर के जो है उसको हम रेक्टिफाई करें। अपने लेवल पर जो हम कर सकते हैं उसे रेक्टिफाई करें, बाकी सरकारों के स्तर पे और लोगों के स्तर पर जो चीजें हैं उसको हम देखें। जब हम मीडिया पर मंथन करें तो इस बात पर भी ध्यान रखें कि जिसके खिलाफ हम अपनी बातें कह रहे हैं उनकी भी अपनी सीमाएं हैं, उनकी भी मजबूरियां हैं। उन सीमाओं और मजबूरियों का हल क्या है? क्योंकि हमने पहले भी अपने विमर्शों में कहा है कि मीडिया को जो कई लोग उद्योग मानते हैं, कई हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी जब बात करते हैं तो वह भी फिल्मों की तरह कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में। अरे भैया, इंडस्ट्री होती है जिसमें की मांग, जिसमें की उत्पादन की लागत और उत्पादन की आमदनी के बीच का कोई गैप होता है। उसके 5 फैक्टर होते हैं एक इंडस्ट्री के। उत्पादन के 5 कारक होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और कैपिटल। तो ठीक उसी तरीके से इंडस्ट्री, अगर प्योर इंडस्ट्री हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आप अगर अच्छे से गौर करेंगे तो पता चलेगा कि ये प्योर इंडस्ट्री भी नहीं है। फिर कई लोग कहते हैं कि मीडिया समाज सेवा है, तो समाज सेवा है तो समाज सेवा का भी इकोनॉमिक्स होता है। समाज सेवा में भी जो लोग जाते हैं, चाहे वो अध्यात्म और गुरुडम और तमाम चीजों में जाते हैं, तो उनका भी इकोनॉमिक्स होता है कि उनको चंदे से राशि मिलती है। मुझे याद है कि जब बाबा रामदेव जब अपने योग और अध्यात्म का विस्तार कर रहे थे तो पूरे देश में उनके शिविर चलते थे और अलग अलग शहरों में बजाबता शिविर में भाग लेने वालों के लिए टिकट की दरें तय होती थी। तो उनसे जब ये पूछा जाता था बाबा रामदेव से कि आप तो समाज सेवा के लिए आए हैं, तो उन्होंने कहा कि जब हमारा पहले अपनी सेवा नहीं होगी, तो जब हम खुद एक तरह से भूखे और नंगे होंगे तो दूसरे भूखे नंगों की क्या हम सेवा करेंगे। तो ठीक ऐसे ही मीडिया को अगर समाज सेवा भी रखना है तो समाज सेवा का भी अर्थशास्त्र होता है। भारत में जहां कोई न्यूज देखने, अखबार पढ़ने या टेलीविजन देखने को लेकर के कोई भी नहीं चाहता कि उसके लिए हम शुल्क खर्च करें। अगर शुल्क लिया भी जाता है तो बड़ा ही वो आंशिक होता है, बाकी चीजों का भुगतान विज्ञापन से होता है। तो बाकी विज्ञापनों को लेकर के जो है हमारा कोई बहुत क्लियर कट नीति नहीं है, विज्ञापनों को लेकर के कोई प्राथमिकता नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि किसी भी मीडिया के 2 हिस्से होते हैं: सूचना, समाचार, विचार, आलेख, रिपोर्टाज, फीचर यानी कि एडिटोरियल कंटेंट, और दूसरा होता है एडवर्टीजमेंट का कंटेंट। चाहे कोई भी मीडिया हो, चाहे वो स्पेस स्लॉट वाला हो या टाइम स्लॉट वाला हो या किसी भी तरीके का हो, इस दोनों ये उसके कंटेंट होते हैं। तो कितना प्रतिशत उसमें जो है एडिटोरियल पार्ट हो और कितना परसेंट एडवर्टीजमेंट पार्ट हो, इसको लेकर के कोई एक राष्ट्रीय नीति हो। कितने मीडिया नए खुले, उसको लेकर के राष्ट्रीय नीति हो। एक एंट्री पॉइंट होता है, जैसे कि लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों की संख्या एक नियत कर दी जाती है। 1976 में जब जनसंख्या नीति आई थी भारत की, तो तय हुआ था कि 2001 तक किसी भी विधानसभा और लोकसभा की सीटों की संख्या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉपुलेशन कंट्रोल में इसका भी रोल है। बाद में कुछ सीटें बढ़ी और बाकी वो अपने हिसाब से चलती हैं। तो मीडिया की भी कोई एक मोडस ऑपरेंडी तय हो। मीडिया को उद्योग और समाज सेवा के अलावा तीसरे लोग, कई लोग कहते हैं कि ये मिशन है, तो मिशन का भी एक तौर तरीका होता है। मिशन के भी अपने एक डायनेमिक्स होते हैं। उस डायनेमिक्स की कसौटी पर भी मीडिया कहाँ मिशन है पूरा। अगर मिशन है तो उसे लेकर के जो उसको गरिमा, मर्यादा, सम्मान, ओहदा, इज्जत और उसका एक स्पेस जो मिलना चाहिए वो हमें नहीं दिखाई देता। कई जगह हम लोग अपने नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं, धैर्य से बाहर हो जाते हैं, अपनी गरिमा मर्यादा को खो देते हैं, क्षणिक फायदों में लग जाते हैं, बात का बतंगड़ बनाते हैं, तिल का ताड़ बनाते हैं, सनसनी फैला देते हैं, कॉन्कॉक्टेड न्यूज दे देते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं और कुछ चीजें तो बड़ी मूर्खता बस करते हैं कि हम जो है दिमाग चाटने वाले सवाल करते हैं, जिससे न कोई समाज को फायदा, न देश को फायदा, न समाज के तमाम विकारों को दूर करने में फायदा,
भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, दुर्विचार, कदाचार, तिरस्कार, व्याभिचार, जितने चार हैं और जितने तरीके हैं, उसको दूर करने में हमारे सवालों की, हमारे कलम की और हमारे तमाम चीजों की ताकत कितनी है, वो इंपॉर्टेंट रखती है। न कि बात का बतंगड़ बनाया जाए और सवालों की झड़ी ऐसी लगाते हैं जिस सवालों से कुछ निकलता नहीं। ऐसे सवाल निकले जो कि पर्दाफाश करें किसी भी चीजों की अनियमितता की, किसी भी चीजों की दुरुपयोग की, या किसी भी चीजों के एक तरह से जो है क्या बोलते हैं, पारदर्शिता को लेकर के जो भी उल्लंघन होता है, उन चीजों को लेकर के हम सवाल करें, अपने रिपोर्ट बनाएं और उसकी पूरी जो है तहकीकात करें और क्या बोलते हैं, खोजी खबर करें, तो हमें जो है उसका फायदा दिखता है। लेकिन जब ये चीजें, वीडियो, अच्छा एक सेकंड, ओके, हाँ, तो इसका ये फायदा होता है। तो कहने का मतलब, फिर हम आए प्रोफेशन पे, तो प्रोफेशन के भी अपने तकाजे होते हैं, प्रोफेशन के भी अपने यार्डस्टिक होते हैं। तो उस कहीं ना कहीं हमारा जो भी काम होता है वो समाज के लिए होता है। अब जैसे हम बात करें लोकतंत्र के तीसरे अंग न्यायपालिका की, जिसे पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल दायित्व तो मिला हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन भी नहीं है, लेकिन देश की 140 करोड़ जनता जो कचहरियों में जाती है, उसे भी ये पता है कि वकील यदि हमारा सगा भी होगा तब भी उसे हमें अपनी फीस देनी है। लेकिन मीडिया को अगर कोई न्यूज जिसकी लागत आती है, अगर उसके हम 200, 400, 500 या 1000, चाहे वो अखबार को दे दें या अखबार के पत्रकार को दे दें, तो उसका ही बड़ा एक बदनामी का मैसेज जाता है, हम लोगों को बड़ी अपनी गरिमा और मर्यादा के खिलाफ जाता है। तो एक कहावत है, भूखे भजन न होए गोपाला। तो मीडिया के अर्थशास्त्र को, मीडिया की संवैधानिकता को, मीडिया में काम करने वाले लोगों की तमाम सुरक्षा को, इन चीजों को जब तक हम एड्रेस नहीं करेंगे, जब तक हम इसके तौर तरीके नहीं बनाएंगे। विगत में सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने एक बार कहा था कि बार एसोसिएशन की तरह मीडिया का भी एक सर्टिफिकेशन एजेंसी बने। हमारे मीडिया कर्मी इतने, अब मैं बड़ा मतलब कि क्षमा करें, मैं एक वर्ड यूज करना चाहता हूं, इतने बेवकूफ हैं कि कोई भी अच्छा काम भी करो तो उसके खिलाफ बोलेंगे, मार 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 करने लगेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि इसमें हमारा क्या भला है, क्या बुरा है। कुल मिलाकर के मीडिया कर्मियों को मैं दो ही चीजों पर पिछले 50, 60, 70, 80 सालों में एक्टिव होते देखा हूं और उनमें यूनिटी देखा हूं। एक तो ये कि मीडिया पर यदि कोई हमला होता है तो उसको लेकर के मैं मीडिया कर्मियों में मैंने एकता देखी है, और जगह जगह अलग अलग रूपों में इसको लेकर के इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि मीडिया निहत्था होता है। संविधान और विधान में भी उसको कोई ऐसा ओहदा नहीं मिला हुआ है, लेकिन एक परंपरा है कि मीडिया कर्मियों पर हमला होता है तो उसको लेकर के हल्ला किए जाते हैं। और लेकिन फिर भी हम यह देखते हैं कि अनेकानेक मामलों में मीडिया कर्मियों की हत्याएं होती हैं। कोई भी खबर लिखने पर उनको ये कर दिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, वगैरह वगैरह। और दूसरा एक फैशन चल पड़ा है, आज से नहीं, जो बहुत पुराना फैशन है, जो कैपिटलिस्ट मीडिया के द्वारा लाया गया फैशन है कि मीडिया को आजादी, मीडिया को आजादी। अरे भैया, आजादी मिल जाने से क्या होगा? जब तक संविधान और विधान में आपका जिक्र नहीं होगा आपको कोई फायदा नहीं। आपको आजाद कर दिया जाए कि आप अपने जी लो, मर लो, कट लो, कुछ कर लो। अरे भैया, एक पॉलिटिकल पार्टी चलती है, एक कथा भी वाचन होता है तो उसमें हजारों और लाखों के चंदे आते हैं, उसके बाद जो है उसके तमाम खर्चों का निपटारा किया जाता है। तो मीडिया के इतने सारे वेंचर हैं, कुल मिला के कैपिटलिस्ट आता है, उसको मालूम है कि हमको तुरंत इसका फायदा नहीं होगा, तो हम एक ऐसी आजादी ले लें जिसके द्वारा अनाप शनाप खबरें भी दें, अनाप शनाप किसी को टिप्पणी भी करें, और उसके वोट में हम दूसरा और तीसरा और चौथा कोई फायदा ले लें। तब कैपिटलिस्ट जो है अपने मीडिया कर्म में जो है कंटिन्यू रहता है, अन्यथा डायरेक्ट उसे बेनिफिट नहीं होता। लेकिन कुछ मीडिया के संस्थान जो पिछले 100-200 सालों से काम कर रहे हैं, जैसे प्रिंट मीडिया में कम से कम 20-25 अखबार हैं, पूरे देश भर के अलग अलग रीजन में अलग अलग भाषाओं में कुछ बड़े ही स्थापित मीडिया संगठन है। जैसे कि तेलुगु में जाए तो इनाडू है, कहीं थामथी है, कहीं मलयालम मनोरमा है, कहीं आनंद बाजार ग्रुप है, कहीं टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप है, कहीं जागरण, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, जैसे अलग अलग संस्थान और प्रतिष्ठान जमे हैं, इंडिया टुडे समूह।
तो उनकी तो एक अलग बात है, वो तो एक बिजनेस वेंचर का रूप लेकर के अपने यहाँ काम करने वाले लोगों के साथ उनका एक इंडस्ट्रियल रिलेशन चल रहा है। लेकिन मैं देश के समूचे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया की पूरी आवाज आपके इस मंच के जरिए बनाना चाहता हूं कि जिसमें लाखों पत्रकार अलग अलग तरीके से स्थायी रूप से, अस्थायी रूप से, फ्रीलांस रूप से काम करते हैं, अपना योगदान देते हैं। और देश के असंख्य तकनीकी मीडिया में, चाहे वो प्रिंट हो, अखबार, मैगजीन, टेलीविजन, छोटे चैनल, लोकल चैनल, केबल चैनल, सैटेलाइट चैनल, सोशल मीडिया में तमाम तरीके के जो अलग अलग जो मंच है, वेबसाइट RNI के रजिस्टर्ड किए हुए जितने जो हैं, करीब करीब लाखों प्रिंट मीडिया तो RNI से रजिस्टर्ड है, और सूचना और प्रसारण मंत्रालय से कम जो है हजारों चैनल जो है रजिस्टर्ड है, और वेबसाइट पे न जाने लाखों, एक तरह से लाखों वेबसाइट चल रहे हैं। सोशल मीडिया पे करोड़ों अकाउंट बना हुआ है। आज कम से कम 100 करोड़ भारतीय सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म में अपना रोल अदा करते हैं। लेकिन सिटीजन जर्नलिस्ट की जो परिकल्पना आई थी, आज वो सोशल मीडिया से पूरी हो रही है। लेकिन जो फुल टाइम जर्नलिज्म करते हैं, जैसे कि उदय भाई करते हैं और तमाम लोग करते हैं, उनके आवाज को साकार करने के लिए कुछ काम होना चाहिए, और हमें कुछ यार्डस्टिक तय करने चाहिए। अगर हम मीडिया कर्मियों के वेतन और तमाम पारिश्रमिक की बात करते हैं, तो उनका पैमाना क्यों नहीं एक प्रोफेसरों के बराबर तय होना चाहिए। जो एक विश्वविद्यालय और कॉलेजों में जो प्रोफेसर काम करते हैं, उनके काम के घंटों को देखिए, उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन को देखिए, और उनके डिलीवरेंस को देखिए। आज देश के 30,000 कॉलेज और करीब 1,000 विश्वविद्यालयों में करीब 4 से 5 लाख जो प्रोफेसर हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनके काम और उनके तमाम तौर तरीकों को देखिए, और हमारे मीडिया में काम करने वाले तमाम तौर तरीकों को देखिए। सूचना, विचार और मनोरंजन के रूप में देश के 140 करोड़ों को साक्षर जागरूक बनाने में जितना मीडिया का रोल है, मुझे नहीं लगता कि उन तमाम विश्वविद्यालय और कॉलेजों का रोल होगा। वो एक डिग्री भले दे देते हैं, लेकिन वो सफेद हाथी की तरह सब पोसे जा रहे हैं। लेकिन उन पर खर्च होने वाला पैसा और मीडिया को मिलने वाला पैसा, क्योंकि मीडिया प्राइवेट सेक्टर के तहत मातहत ज्यादा है, तो उसकी किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं है, कोई उसके उत्पादकता का कुछ भी नहीं है। कब उनकी हायरिंग हो जाए, कब फायरिंग हो जाए, कोई उसकी गणना नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि मीडिया कर्मी कोई बहुत बड़ा नाम भी कमा लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर वो हताहत होते हैं तो 4 लाइन की बस खबर लग जाती है, बस इतना ही। मुझे ये मालूम है कि मीडिया एक ऐसा मतलब कि एक क्षेत्र है जिसके लोगों में आपस में कभी एकता नहीं होती। सब एक दूसरे का टांग खींचते हैं, सब एक दूसरे को एक्सपोज करते रहते हैं, और जिनसे उनका ज्यादा वास्ता पड़ता है, नेताओं से, मंत्रियों से, राजनीतिक कार्यकर्ताओं से, वहां पर वो अपनी अनेकता को दिखाते हैं, और उनके लिए वो एक तरह से माउथ पीस का, पब्लिसिटी एजेंट का वो ज्यादा काम करते हैं, बजाय कि अपने हितों की आवाज उठाने के। तो आप देख लीजिए कि मीडिया के तमाम सवालों को लेकर के खुद मीडिया में कितना कवरेज आता है, मुझे तो कभी नहीं दिखता। अगर कोई जर्नलिस्ट एसोसिएशन की कोई बहुत बड़ी मांग होगी तो टाइम्स ऑफ इंडिया में छोटी सी खबर छप जाएगी, लेकिन राजनेताओं के वास्तों से जुड़े तमाम खबरें आराम से निकला करती हैं, क्योंकि हमारे दिमाग पर कहीं ना कहीं एक मूर्छा लगा हुआ है, एक कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पर एक काई जमी हुई है कि हम यह सोचते ही नहीं है कि हम मीडिया कर्मियों की कितनी जहालत है, स्थिति है, कितनी बदहाल स्थिति है। अगर कुछ लोग बड़े ही अच्छे पेरोल पर और अच्छे मीडिया संस्थानों में अपने हरकत को अंजाम दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत बड़ा तीर मार ले रहे हैं। मुझे वो भी सहानुभूति और दया के पात्र लगते हैं कि कहीं वो अस्थायी नहीं रहते, कब उनकी फायरिंग हो जाए, कब सरकार में वेस्टेड इंटरेस्ट उनको जो है नुकसान करने लगे, और कब उनका जो है वारा न्यारा हो जाए। तो कुल मिलाकर के जो ये कहा जाता था कि मीडिया का जो प्रोफेशन है, जो हमारे दौर में करीब 3 दशक पूर्व भी ये कहा जाता था कि घोर अनिश्चितताओं से भरा है, बड़ा ही जोखिमों से भरा है। मुझे पिछले 3 दशक की जो मेरी पत्रकारिता और मीडिया की जो यात्रा रही है, मेरे ही नहीं, हमारे तमाम सैकड़ों और हजारों साथियों की सब यात्राओं का जब मैं दीदार करता हूं और जब उन पर गौर फरमाता हूं, तो मुझे बड़ी निराशा हाथ लगती है। मुझे लगता है कि री इन्वेंटिंग जर्नलिज्म के मार्फत
देश की पूरी मीडिया का पूरा परिदृश्य पर पूरी मीमांसा होगी, पूरा उस पर अन्वेषण होगा और कुल मिला करके जो इसका जो प्रतिफल निकलेगा वह नीति नियामकों को, समाज के विचारकों को और लोकतंत्र के सुधारकों को, तीनों को एक अच्छा खासा इनपुट मिलेगा, जिसके जरिए, चूंकि देखिए ये हमारे सारे सवाल केवल हमारे पर्सनल हितों से नहीं जुड़े हैं, ये सबसे पहले लोकतंत्र की, देश में लोकतंत्र की जो है मजबूती से जुड़े हैं। लोकतंत्र बिना मीडिया के मजबूत हो ही नहीं सकता। मीडिया से बड़ा फैक्टर लोकतंत्र की मजबूती का नहीं है, लेकिन हमारी आवाज इतनी फीकी है और हमारा महत्व तो इतना क्षीण हो चुका है कि केवल और केवल संसद के गलियारों की चर्चा होती है, राजनीतिक दलों की चर्चा होती है और खुद मीडिया में केवल विपक्ष के गिरते स्तर की चर्चा होती है। मीडिया में मीडिया के स्तर की चर्चा क्यों नहीं होती कि आज तमाम संवैधानिक संस्थाओं को एक तरह से निस्तेज किया गया है, तो मुझे लगता है कि उसमें सबसे अव्वल जो है वो मीडिया रूपी संस्था है। क्योंकि विपक्षी दलों की बात करें तो वह विपक्ष कभी सत्ता पक्ष में भी जाता है तो उसका चरित्र सत्ता का हो जाता है, सत्ता के लोग विपक्ष में आते हैं तो अपना विपक्ष का चरित्र निभाते हैं। हम उनके लिए क्यों रोना रोने जाए? हम तो उनके लिए रोना रोएंगे जो कभी सत्ता में नहीं जाते, संविधान के एक अंग और संस्था के रूप में लोकतंत्र को तमाम तरीकों से लाइट हाउस देने का काम करते हैं। उसमें मुझे लगता है कि मीडिया है, न्यायपालिका है, न्यायपालिका को संविधान में दर्जा मिला हुआ है, लेकिन और तमाम जो अलग अलग संस्थाएं हैं, सूचना आयोग, लोक निर्वाचन आयोग और जो अलग अलग जो संस्थाएं हैं, उनको मजबूती मिले, उनकी एक अलग गरिमा और उनका एक अलग स्पेस अक्षुण्ण बना रहे। उसको कोई पूंजीवादी ताकत, उसको कोई राजनीतिक ताकत और किसी भी तरीके की सामाजिक ताकत उसका बिगाड़ न सके, और हम भी अपने सीमा में रहें, अपनी परिधि में रहें और अपने दायित्वों का पूरी ईमानदारी से और पूरी गरिमा और मर्यादा के साथ निर्वाह करें। मुझे लगता है यही अपेक्षा हमारी मीडिया से होगी, मीडिया मालिकों से होगी, मीडिया नियामकों से होगी और मीडिया कर्मियों से होगी। धन्यवाद। एक तरह से आपने मीडिया की कहानी जो है अपनी जुबानी सुनाई, मनोहर मनोज जी। बहुत लंबा 3 दशकों का आपका अनुभव रहा है और शायद टॉपिक जो लिया गया है री इन्वेंट जर्नलिज्म इन अमृतकाल, तो ये बहुत ही समसामयिक है और 13 फरवरी को ट्रेंड सेटिंग शायद लगता है कि